बैंक ओडी और वो बी ओ था, करंट अकाउंट अलग है और ओवरड्राफ्ट अलग है। ठीक है, वो क्वेश्चन की ही प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग ने ये डिकोड कर लिया था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। ये अलग करो जल्दी से। सर पिछले का सॉल्यूशन दिखाइए ना फिर से। हाँ सर ठीक है। पैसा लगा रही क्या हो गया? लेगेसी क्या है? कोई बंदा अपनी पूरी प्रॉपर्टी वसीयत छोड़ जाता है चैरिटेबल के लिए, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। वो चीज जो है वो फंड की तरह आती है। प्रॉफिट उसका फंड है और उसका जो असेट है वो कैश या जो भी होगा, तो डबल एंट्री होती है उसकी। हम सिर्फ बैलेंस शीट दिखा रहे हैं ना, समझ रहे? तो कैश में तो कर ही दिया है, एक अकाउंट तो तुम देख ही रहे हो, दूसरा अकाउंट लेगेसी का है जो प्रॉफिट के तौर पर है, वो बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। हेलो, रेवेन्यू रिसीट होती तो ये कहाँ आता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। इसको कर लो सीरियसली जल्दी से, बैलेंस शीट में आएगा ना ये। हाँ, कैपिटल रिसीट मानते हैं इसको। किसको? लेगेसी को। हाँ बेटा, हाँ लायबिलिटी साइड आएगा। है नहीं वो लायबिलिटी, है वो प्रॉफिट। ठीक है, वसीयत कोई अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए,
लायबिलिटी होती है लेगेसी। प्रॉफिट है, प्रॉफिट। अरे नहीं होगा, थोड़ा बट एक्सपेंसेस ज्यादा है ना। लेगेसी कोई वसीयत छोड़ गया चैरिटेबल संस्था के नाम पे, तो प्रॉफिट है, कैपिटल रिसीट है, ठीक है। गलत लिखा है। इसमें 2400 लिखा है। टोटल करके देखना इसका कितना है। सारे एक लाख करते हैं। अच्छा बाहर है। हाँ तो कैश इन हैंड ये 19,000 कर लो। अरे नहीं, इसमें बैंक ओडी तब भी नहीं बोलो, तब भी चल। बैंक का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें आप इंडिविजुअल आइटम्स को ट्रेस करना, मतलब कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है ना, वो सीख रहे हो। फिर ये सब चीजें साथ में आएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। और फिर एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, इसलिए अभी अच्छे से कर लो तो आगे ठीक रहेगा। अभी इंडिविजुअल आइटम्स भी सीखने अपने, ठीक है। चलो जल्दी से ये वाला करो। क्या बोल रहे हो? तो अब बैलेंस शीट बनाओ। हो गया। ठीक है, क्या चीज? ये जो क्लब है ना, ये अपना ईयर बुक छापता है, तो उसमें लोगों से एडवर्टाइजमेंट ले लेता है, इनकम है, प्योर इनकम। हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। क्वेश्चन आंसर आगे पीछे हो गए हैं, है ना। ये छोड़ दो आप, ये कुछ नहीं। सही है, रेंट की जगह शायद वहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है, ये बढ़े आगे।
इसका फटाफट से बैलेंस शीट बना लो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिसीट पेमेंट क्यों आएगा? अरे धोखे से डल गई होगी भाई। अरे चलो तो क्वेश्चन में डाउट नहीं, आंसर में देखो सुनो, अरे यार सुनो, ठीक है, इसमें आप इंडिविजुअल आइटम सीख रहे हो, समझ रहे? जो स्लाइड्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आपके कॉन्सेप्ट पे कोई कुछ डेंट नहीं पड़ रहा है, आ रहा है समझ? ठीक है ना? क्लरिकल मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, आप अपना कॉन्सेप्ट सीख लो, उस पर फोकस करो। क्लियर है? हमारी गलती हम देख लो, ठीक है? हाँ सही बात है, हाँ ये तो गड़बड़ हो ही सकती है ना? नालायक। ये हो चुका है क्वेश्चन है। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ लाइबिलिटी नहीं आती, प्रॉफिट भी आती। प्रॉफिट जो मेरा बचा था उससे मैंने कुछ पैसा फंड में रख लिया कि अब मैं इससे खर्चे करूंगा, वो एक्चुअली में प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और कई बार वो मुझे बाहर से मिला तो वो किसी ने मेरे को दे दिया है कि तुम रख लो, तुम लेकिन तुम अपने इसी काम में लगा, तो है वो मेरा ही, पर मुझे बस पर्टिकुलर काम में लगाना है, तब वो मेरा हो जाए, तब तक वो लायबिलिटी है। अगर मैंने इसको कहीं और खर्च किया तो वापस करना पड़ सकता है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में दिखता है कि अगर इन केस वापस करना पड़ा तो। ठीक है? कर लेने दो, कर लेने दो। Yes, sir. सर ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर भी आएगा ना? कॉपी पेस्ट की दिक्कत है, कॉपी पेस्ट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर भी आएगा ना? क्या बोल रहा वंश? ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर भी आएगा?
हो गया? दस मिनट और हैं अभी। अब देखो ये चार मेन एडजस्टमेंट्स हैं जो हमको करना है। देखो एक आपको रिसीट एंड पेमेंट इन जनरल बनना चाहिए कि रिसीट आती है, पेमेंट आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते बनना चाहिए, बैलेंस शीट बनाते बनना चाहिए। सुनो ध्यान से। तो अगर एनपीओ का क्वेश्चन आता है, इस बार आया था क्या? ये लगभग हर बार आ ही जाता है। चलो तो ये चार एडजस्टमेंट हैं जो मेन आपको सीखने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स, सब्सक्रिप्शंस, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कंज्यूमेबल गुड्स। क्लियर है? सबसे मेन होता है सब्सक्रिप्शन। अगर एनपीओ का क्वेश्चन आता है तो सब्सक्रिप्शन आता ही आता है जनरली। ठीक है ना? चलो तो अब असेट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका रिसीट एंड पेमेंट जो करंट ईयर का है उसमें किसी भी एसेट को पेमेंट साइड में दिखाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो इस साल में हमने क्या किया है। देखिए मैडम, क्लियर है? ठीक है, तो जब भी रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में कुछ आ रहा है इस साल में, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एसेट हमने परचेज किया। ये क्लियर है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्या ये क्लियर है? Additional information. On 1st of April 2019, furniture stood at 5,000 and building at 1 lakh. क्या मतलब है इस बात का? कि ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर का बैलेंस था 5,000 और बिल्डिंग का बैलेंस था 1 लाख। क्लियर है ना? ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर आ जाएगा 5,000, ये क्लियर है, और बिल्डिंग आ जाएगी 1 लाख रुपए से। क्लियर है ये? अब ये आपने और 15,000 किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लगाओगे। क्लियर है? और बिल्डिंग आपकी आ जाएगी कितनी? 1 लाख। ये क्लियर है ना? फर्नीचर आपका 20,000 क्यों हो गया? क्योंकि 5,000 में 15,000 ऐड हो गया। ये एडजस्टमेंट करने का तरीका होगा। क्या ये क्लियर है गाइस? और अगर फर्नीचर से सेल हो गया तो नहीं करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में? हाँ, अगर सेल हो गया तो नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो? जैसे फर्नीचर था पहले अपने पास, हाँ 15 का था, अब अभी 5 का जो लिया है 15 का था, 5 का 15 का और खरीदा। हाँ अलग से कोई बार्गेनिंग तो नहीं लगानी पड़ेगी। देखो अगर 2 से ज्यादा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। वर्किंग ये ऐसी दिखा दी, दैट्स इट। अभी तो सिर्फ ये था कि पुराना और जो नया था, इतने छोटे एडजस्टमेंट नहीं आते नॉर्मली, तो उसके लिए अलग से वर्किंग करना पड़ेगा। बड़े ही आएंगे एडजस्टमेंट, तुम ये समझ करके चल लो जनरली। वर्किंग लगेगी। अब देखो इसी एडजस्टमेंट में देखो जरा एक बार, फर्नीचर जो है 15,000 का हमने करंट ईयर में परचेज किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है देखिए जरा ध्यान से। आपको क्या दिया है? 1 अप्रैल को फर्नीचर कितना दिखा रहा था? 5,000। ठीक है, और बिल्डिंग 1 लाख। वो बोल रहा है कि डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 20%।
कुछ पर एनम या ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। आ रहा है इसमें? मतलब जो भी फिक्स एसेट है आपके, उनकी वैल्यू 20% से कम होगा। क्लियर है? वो 20 पे 20% आएगा फर्नीचर। अब देखो 3 अकाउंट्स हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? फर्नीचर और बिल्डिंग 5,000 और 1 लाख। ये क्लियर है? इसके बाद फिर फर्नीचर 5 + 15 - 20%, तो कितना बचा? 15,000। क्या ही क्लियर है? सर ऐसा कर सकते बिल्डिंग थे, ओपनिंग में फर्नीचर में डेप लगा के फिर क्लोजिंग का डेप लगा के दोनों को ऐड कर देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा समझ ठीक। 20,000 है, 20% 4,000 होता है ना। कोई एरर है या कुछ? एरर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? तो क्या ठीक है, ठीक है। बिल्डिंग 1 लाख में 20% लगा, बिल्डिंग बची 80,000। ये डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया और ये आ गया डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये 4,000 हो जाएगा, ये भी 4,000 हो जाएगा और ये 16,000। हाँ, वो हेडिंग अलग है और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे रिसीट ऑफ पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी एक्सपेंडिचर कम लगेगा। अरे भाई तुमको जिस चीज पे ध्यान देना बेटा उस पे ध्यान दो प्लीज, नहीं तो फिर फालतू चीजों में हम लगे रहेंगे, कोई मतलब नहीं। क्लियर है? इससे तुमको पता है ना यार कि इधर एक्सपेंडिचर नहीं आता, इधर इनकम आती है। जिस चीज पे फोकस करना है वो कर लो, नहीं तो बाद के क्वेश्चन गड़बड़ होंगे, कोई मतलब निकलेगा क्या? यही कर लो, हर उसमें यही सुधरवा लो। जो फोकस करना है जिस चीज पे वो कर लो ना भाई। टाइम कम है तुम्हारे पास, तुम समझ नहीं रहे हो। ये क्लियर है कि नहीं बता दो, ठीक है ना? अब देखो इसी फर्नीचर में अगर अपन, अब देखो डेट दी हुई काय की, फर्नीचर के सेल की, हाँ सॉरी फर्नीचर के परचेज की। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ना डेट नहीं दी हुई थी। क्लियर है? एक ही एडजस्टमेंट को जब हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं तो आप समझो कि क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया रहता है तो अपन उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो अगर डेटा इस तरीके से दिया गया है ना, कि 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर जो था वो 5,000 था, बिल्डिंग 1 लाख थी, डिप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 20%। ठीक है ना? तो ये किस तरीके से आएगा? देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आ जाएगा। इसमें कोई इश्यू है किसी को? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आ जाएगा, देख लो जरा। अब इसमें इन लोगों ने पर एनम नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? 20%। इसलिए हमने 20% लगा दिया सीधे सीधे। डेट जरूर दी हुई है पर 20 के आगे परसेंट में पर एनम नहीं लिखा हुआ। देखो क्या होता है ना, आपको जनरली जो असेट डिप्रिशिएट करने के लिए बोला जा रहा है, या तो वो क्या बोल रहा है कि भाई रेट जो है ना वो 20% है पर एनम के हिसाब से, तो 1 साल में 20% लगता है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा जो भी वैल्यू है उसको 20% से कम कर दो। पर एनम बोलता तो हम समझते कि 6 महीने का 10% मतलब, पर ये तो बोल रहा है कि भाई कितना होगा, जो भी है उस पे से 20% उड़ा दो। ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस कारण से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा 4,000 और 20,000 डिप्रिसिएशन आ गया। बोले ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है ना? अब देखो ये कंप्लीट कर लेना क्योंकि 1-2 और आएंगे अभी इसमें, या कल कर लें इसको, बाकी को कल कर लेते हैं इसको। तो ये वाला अपन रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, पर एनम वाला डिटेल में कर लेंगे। अच्छा एक चीज समझो, जनरली अगर डेट वेट दी रहती है ना
तो अपन 6 महीने का लगा देते हैं, है ना। सब्जेक्टिव है ये, बुक के हिसाब से अपन कर लेंगे, आरटीपी एमटी में जिस तरीके से दिया होगा, तो तुम लोग के बुक में जिस तरीके से दिया होगा टीएस में, है ना। क्लियर है। तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, इसमें क्वेश्चन में ही क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ओवर कर रहा हूँ अभी। अभी क्या है, टेस्ट चल रहा है।